Hello students, welcome to Sigma e-learning center, and in this lecture we are going to practice the questions of exercise 1 of lesson electric charges and fields. इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम 2-3 वीडियोस के पार्ट में करके खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए सर, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to power minus 7 coulomb and 3 into 10 to power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air। देखो ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसमें तो आपको मतलब कुछ भी नहीं करना है, सीधा कूलम्स लॉ लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ आपको पता है क्या होता है? सर, कूलम्स लॉ होता है हमारा F फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और ये यूनिट न्यूटन कब आती है? जब हम इसको कूलम में पुट करते हैं, इसका भी वैल्यू हम कूलम में पुट करते हैं और इसकी वैल्यू हम मीटर में पुट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको दिया क्या गया बेटा? गिवन क्या है आपको? आप वो देख लो। सर आपको गिवन है Q1। Q1 अज्यूम कर लो, किसी को भी Q1 मान सकते हो, जो पहले लिखा उसको Q1 ले ले रहे हैं। 10 टू पावर माइनस 7 कूलम्स। ओके, तो Q2 क्या हो गया सर? Q2 हो गया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। तो ये दो चीजें आपको मिल गई। और इसके बाद सर आपको R भी दिया हुआ है, और R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा? 30 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बोला कि ये मीटर में जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा? 0.3 मीटर, बिकॉज 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब आपको मिल गया। और ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹, यही होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होती है सर। तो चलो ये सारी वैल्यूज उठा के हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है सर। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, all given values in equation 1, what we will get? 9 into 10⁹, ये आ गया, into 2 into 10 to power minus 7 into 3 into 10 to power minus 7 and upon 0.3 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो देखो बेटा, 9 इंटू 2 इंटू 3, 9 इंटू 2 क्या होगा? 18 इंटू 3 54, यहाँ पे क्या आ गया? 54। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको पता है जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स अपने साइन के हिसाब से या तो ऐड होती हैं या सब्सट्रैक्ट होती हैं। तो 9, देखो ये 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये मिलके क्या बना देगा? 10 टू पावर माइनस 14। और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर 9 से तो क्या बनेगा? 10 टू पावर माइनस 5, यही बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10 टू पावर माइनस 5। एंड नीचे क्या बन जाएगा बेटा? 0.3 है ना बेटा, इसको हम 3 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 3/10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 2। अब आप इसको कैंसल आउट करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 10 टू पावर प्लस 2। क्यों बेटा? क्योंकि 1 में अगर कोई भी पावर a की पावर माइनस b होती है तो वो a की पावर b कहलाती है। ठीक है, तो अब ये चीज आपको मिल गई। तो अब यहां से इसको आप क्या लिख दोगे? 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन, ये हुआ। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सर देखिए आपके सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, ये म्यू मतलब माइक्रोकूलम 10 टू पावर माइनस 6 इसकी वैल्यू होती है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमसे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ओके सर, और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। चलो सर, पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो सर क्या दे दिया है इसमें, ध्यान से देखो। आपको सर एफ की वैल्यू दे दी गई है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू दे दी गई है 0.2 न्यूटन, ठीक है। और आपको चार्जेस की वैल्यू दे दी गई है, Q1 की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है सर। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा सर, Q2 हो जाएगा -0.8 माइक्रोकूलम, विच मीन्स 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यहां तक समझ में आई बात बेटा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा देखो तीन चीजें आपको दे दिया है, फोर्स, चार्जेस और कांस्टेंट 1/4πε0। इसकी वैल्यू सबको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा आपको चाहिए क्या, डिस्टेंस, ठीक है। आपको डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो सर चलिए डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो इसमें हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम मॉड ऑफ एफ निकालेंगे, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालेंगे, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको चार्ज का साइन पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज का साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। तो अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻6। ये सारी वैल्यू हो गई, और नीचे क्या आएगा बेटा, आर स्क्वायर, क्योंकि हमको आर की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमें क्या पता है बेटा, हमको फोर्स एफ की वैल्यू पता है। ये हमें पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है बेटा। तो ये जो फोर्स एफ है, इसको हम इधर लेते जा रहे हैं और आर को यहां लेते आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो क्या बन रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻6 एंड डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। यही न्यूटन में आया था। तो चलिए बेटा, जो जैसे है उसको अभी वैसे रहने देते हैं, ठीक है। 9 इंटू 10⁻9, ये 10⁻6, 10⁻6 ये कितना हो गया, 10⁻12 हो गया बेटा, हो गया। इसके बाद सर क्या बचा, 0.4, और क्या बचा बेटा 0.8, और डिवाइडेड बाई बेटा कितना है 0.2। तो जब आप 0.2 को 0.4 से डिवाइड 0.4 को 0.2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा, 2 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया 9 इंटू, अब यहाँ पे आप दोनों को अगर ऐड करोगे, मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये प्लस में है वो माइनस में है, ऐड होगा तो 10⁻³ इंटू 1.6, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई बाई दिस 0.8 1.6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 14.4 इंटू 10⁻³ अब इसको हम 10 से डिवाइड कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से डिवाइड किया क्या बन गया -4। 10 से डिवाइड हुआ तो ये पावर -3 से -4 हो गई, और 10 से मल्टीप्लाई किए तो 14.4 बन गया 144, ठीक है बेटा। और ये वैल्यू किसकी है बेटा आर स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 144 इंटू 10⁻⁻4, which implies that r is equal to under the root 144 into 10⁻⁻4। 144 बेटा 12 का स्क्वायर होता है, तो बाहर कितना आ गया 12, और 10⁻⁻4 को आप 10⁻⁻2 का स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे आप पावर में पढ़े हो ना, 10⁻⁻2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या आएगा 10⁻⁻4, तो यहां से निकल के क्या आएगा 10⁻⁻2, यानी कि 0.12 मीटर। तो ये आ गया आपका पहला आंसर, कि जो दोनों चार्ज स्फीयर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो सर r इज इक्वल टू 0.12 मीटर है, ठीक। अब बेटा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आपको फोर्स दिया हुआ है, पूछ रहा है कि मतलब जो पहला स्फीयर है वो दूसरे स्फीयर पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा स्फीयर पहले स्फीयर की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो बेटा जैसे मान लो ये Q1 है
आपका पहला स्फीयर Q1 है और ये आपका दूसरा स्फीयर Q2 है। ठीक है बेटा, और इसके बीच की डिस्टेंस अभी आप फाइंड किए हो, ये कितना है बेटा, ये आपका r इज इक्वल टू 0.12 मीटर्स है। ठीक है बेटा, ये है। और आपको Q1 की वैल्यू क्या पता है बेटा, ये आपको दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -0.8 माइक्रोकूलम। अब देखो ये चार्ज पॉजिटिव है बेटा, Q1 जो है आपका, Q1 क्या है, पॉजिटिव, और Q2 क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लगेगा। और आपको पता है कि ये जितने भी फोर्स होते हैं ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करते हैं, तो एक्शन रिएक्शन होगा। तो अगर Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, ये Q1 Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है 0.2 न्यूटन के फोर्स से टुवर्ड्स Q1, तो Q2 भी Q1 को टुवर्ड्स Q2 अपनी तरफ खींचेगा, सिमिलर फोर्स 0.2 न्यूटन के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला फोर्स जो Q1 लगा रहा था, अब जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये फोर्स Q1 का है, मान लो ये Q1 खींच रहा है Q2 को, तो Q2 भी खींचेगा सेम फोर्स से बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। ओके, और कह रहा है लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। कह रहा है सर पहले तो चेक कर लीजिए कि ये जो के है ई स्क्वायर है और ये डिवाइडेड बाई जी एम पी, ये डायमेंशनलेस है। तो सबसे पहले तो सर आपको सबकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, या कह लो डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। बट हम लोग उसको सिंप्लीफाई करें, हम क्यों डायमेंशन लिखने जाएं अगर हमारा काम इजीली हो सकता है। ठीक है बेटा, चलो देखो के क्या होता है बेटा, के होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हम दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं। ई जो है बेटा, ई क्या होता है, ई तो चार्ज होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 फंडामेंटल चार्ज है, 10⁻⁻19। यूनिट क्या होती है, कूलम होती है बेटा। ठीक है, इसके बाद जो जी होता है बेटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है ना बेटा। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बेटा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी हो जाएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये आ गया बेटा। अब डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है, डायमेंशन पूछ रहा है, ये सारी वैल्यू एक साइड में रहने दो। तो चलिए सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब हमें रेशियो किसका निकालना है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब देखो बेटा, इसकी डायमेंशन निकालने के दो तरीके हैं। पहले हम इस रेशियो की यूनिट निकाल लेते हैं, अगर कुछ यूनिट आएगी तो उसकी डायमेंशन लिख देंगे, अगर कुछ नहीं आएगी तो वो सीधा डायमेंशन लेस होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रॉपर सारी यूनिट्स लिख दो। तो चलो चलते हैं बेटा, हम लोग पहले हम लोग यूनिट के थ्रू खेलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई बेटा, के की, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर इंटू चार्ज है। अब देखो ई की वैल्यू, चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम, और ई स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। और नीचे आओ, जी की यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो यहाँ पे हम केजी कर दें, केजी का स्क्वायर। अब ये देखो बेटा, ये भी मास है और ये भी मास है, तो इसकी भी यूनिट केजी और इसकी भी यूनिट केजी, यानी कि केजी स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यानी कि डायमेंशन क्या आई, डायमेंशन लेस है ये रेशियो, तो इसको आप M0L0T0 के फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज कि ये जो रेशियो है ये डायमेंशन लेस है। और ये पूछा था चेक दैट द रेशियो इज डायमेंशन लेस, तो यस वी हैव वेरीफाइड दिस रेशियो इज डायमेंशन लेस। ओके, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। ठीक है सर, फिजिकल कांस्टेंट्स की टेबल देखिए, हमने पहले लिख लिया है। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, तो हमें इस रेशियो की वैल्यू डिफाइन करनी है। अब ये मैंने अपने लेक्चर में ही करवा दिया था पहले ही, तो जिन लोगों ने लेक्चर किया है उनको पता है।
बट जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। आइए, तो सर क्या दिया हुआ है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ठीक है सर। अब के की वैल्यू क्या हो जा रही है, 9 इंटू 10 पावर 9। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 का स्क्वायर, यहां से आ गया। इसके बाद आप डिनोमिनेटर में देखोगे जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, we will multiply 1.67 into 10 to power -27। तो ये इतना तो पूरा आपका आ गया। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, अब मैं दोबारा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, मैंने वहां करवाया हुआ है। 2.3 इंटू 10 to power 39, ये रेशियो है, रेशियो की वैल्यू है। अब ये क्या सिग्निफाई करता है ये देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, इसको आप अप्रॉक्स लिख लो, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी अप्रोक्सीमेटली 10 to power 39, न्यूमेरिकल वैल्यूज हटा दो, बस ये रहने दो पावर में, ठीक है। देखो, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो आप, या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की बात कर रहे हो, तो दोनों पे फंडामेंटल चार्ज यही होता है। तो आप कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के से डिनोट कर दो, Q1 भी E होगा, Q2 भी E होगा, तो मल्टीप्लाई हो गया E स्क्वायर और नीचे डिस्टेंस R स्क्वायर। और अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप Fg निकालोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो क्या आएगा, G एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, यही आता है बेटा। और डिस्टेंस क्योंकि सेम है, हम सेम डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर हम एफ ई अपॉन एफ जी निकालें तो क्या आएगा बेटा, यहां से आएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, और ये अप्रोक्स कितने के बराबर है, 10 to the power 39। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि एट सेम डिस्टेंस, at a constant distance, the electrostatic force between a proton and an electron is 10 to power 39 times more stronger than the force of gravitation between an electron and a proton। ठीक है, क्या सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10 to the power 39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। समझ में आई बात? तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये भी लेक्चर में हुआ पड़ा है, थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन। कहता है कि नो चार्ज इन द वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। दैट इज कि अगर कोई चार्ज q है तो इट विल ऑलवेज बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हाफ ई माइनस हाफ ई 3/2e, these charges doesn't exist, फ्रैक्शन चार्जेस डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो किसी बॉडी पे जितना भी चार्ज होगा, जितना भी चार्ज होगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, फंडामेंटल चार्ज का, यानी कि 1.6 इंटू 10 to power -19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, जो भी चार्ज आएगा वो ऐसे ही मिलेगा। आप इसको n की जगह आप सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पुट कर सकते हो। इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5, ये आप 1/2 1/3 ये सब नहीं पुट कर सकते। तो ये क्वांटाइजेशन का आपका एक बेसिक मतलब है कि जो भी चार्ज आप कहीं मूव कराते हो या जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ फंडामेंटल चार्ज। दिस इज द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। अब सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to power -19 कूलम, इतना होता है। और एक कूलम चार्ज अगर है तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, निकालो जरा। 1 कूलम इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 to power -19। अगर अब आप इसको निकालने बैठोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 to power 18 अप्रोक्स। 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है किसी चीज को एट ए लार्ज लार्ज स्केल, समझ रहे हो।
जैसे अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन देख रहे थे, अब हम ये पूरा चार्ज देख रहे हैं, ये 1 कूलम है। तो इस 1 कूलम चार्ज में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, कितने फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 टू पावर 18, समझ रहे हो, 10 टू पावर 18। तो इसका मतलब ये होता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे किसी यूज का नहीं है। आप 1 कूलम चार्ज कंसीडर कर रहे हो तो उसमें क्वांटाइजेशन चार्ज का कोई यूज नहीं है। 1 कूलम इज अ वेरी ह्यूज चार्ज, तो इस पे मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप क्वांटाइजेशन को इसीलिए यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है? तो चलिए सर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ। ठीक है सर, ये एक हमारी ग्लास की रॉड है और ये सिल्क का कपड़ा है सर, ठीक है सर, और इसको हम रब करवाते हैं तो चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ। अब अज्यूम कर लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी। Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। आपको बताना है सर कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, इनका बेसिक क्वेश्चन क्या है कि सर अगर हम एक ऑब्जेक्ट ए लें, उसको एक ऑब्जेक्ट बी से रब कर दें, फ्रिक्शन करा दें, तो बाई फ्रिक्शन हम चार्ज दे सकते हैं। ये भी चार्जिंग का एक मेथड है, ठीक है? ये आपने पढ़ा हुआ है, ये भी लेक्चर्स में है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जाके पीछे लेक्चर्स देखिए पहले थ्योरी के, ठीक है? अब आपके पास दो पार्टिकल्स है बेटा, ए और बी, सपोज करो दो एलिमेंट्स हैं या जो भी हैं, और ठीक है, अब ये दो बॉडीज को अगर आप एक दूसरे से रब करा रहे हो तो क्या हो रहा है कि इस पे चार्ज आ जा रहा है पॉजिटिव और इस पे चार्ज आ जा रहा है निगेटिव। तो कह रहा है कि ये बताओ कि कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड कर रहा है, क्योंकि इस पे तो चार्ज आ गया, ये तो न्यूट्रल था, इस पे चार्ज आ गया, ये भी न्यूट्रल था, इस पे चार्ज आ गया। तो सर होता क्या है, आप एक सिस्टम लो, आप एक सिस्टम लो, ठीक है? अब सपोज करो कि ए के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, प्रोटॉन्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है? 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होंगे, मतलब वो कोई कॉमन सेंस वाली बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सपोज करो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। तो नेट चार्ज अभी जो शो हो रहा है इस पे क्या है, जीरो, और इस पे भी नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो टोटल सिस्टम का नेट चार्ज क्या है, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने दोनों को रब करवाया, और रब करवाने के बाद क्या हुआ कि जो चार्ज ए है इस पे आ गया डबल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ गया, जो बॉडी बी है इस पे आ गया डबल निगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा? तो ये बताओ कि यहां पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? आपको पता है प्रोटॉन तो शिफ्ट होता नहीं है, तो किसी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज ले आना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी बॉडी में मूव कराना पड़ेगा या उस पर्टिकुलर बॉडी में से रिमूव कराना पड़ेगा। तो यहाँ +2 चार्ज आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 10 था, 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन था, तो मिलके टोटल चार्ज जीरो किए हुए थे। लेकिन अब क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन, ये तो जीरो, और +2 चार्जेस, तो +2 चार्जेस यहाँ पे आ गया। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद इस चीज को, काफी बेसिक चीज है ये। अब यहाँ पे क्या था बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, 20 इलेक्ट्रॉन्स और 20 प्रोटॉन्स थे, तो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बी क्या था, जीरो। लेकिन अभी क्या हुआ, यहां से दो इलेक्ट्रॉन रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से बी में चले गए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 22, और प्रोटॉन कितने हो गए, 20 ही। तो सर अब 20 और 20 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो दो बाकी के बचे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, दो निगेटिव चार्ज पैदा कर देंगे। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे तो देखो बेटा, दो इलेक्ट्रॉन यहां से गया, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, उस पे निगेटिव आ गया। पर एज ए होल सिस्टम देखो, सिस्टम की तरफ देखो, तो इस पे +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, तो नेट चार्ज सिस्टम का अभी भी क्या हुआ, जीरो। तो नेट चार्ज हमेशा सिस्टम का जीरो रहता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ को फॉलो करता है, ठीक है सर? चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्या कह रहा है सर आपसे, कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD, ओके सर, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सर एक ABCD बना लिया जाए, ए बी, गंदा बनेगा फिगर तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाना है, आर्ट बनाना नहीं है, और मुझे आती भी नहीं है। इस पेन से एक बहुत ही मुश्किल से बनता है, काफी सही बन गया। चलो सर, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी, ये अरेंजमेंट है, ठीक है सर? कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। ये सेंटर है और यहाँ पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का,
ठीक है सर। तो अब आपको बताना है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। देखो बेटा, सवाल तो हो जाएगी, पहले तुम यहाँ देख लो, यहाँ चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। यहाँ चार्ज कितना है, -5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चार्ज कितना है, -5 माइक्रोकूलम। बेटा एक लाइन अज्यूम करो, ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है पी और क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 2r है। तो इनका जो मिडिल पॉइंट होगा बेटा वो कहीं यहाँ पे होगा O, और पीओ की डिस्टेंस क्या हो गई सर, r, और ओ क्यू की डिस्टेंस क्या हो गई सर, r। तो बेटा अगर यहाँ पे आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब यहाँ पे q यूनिट चार्ज है, यहाँ भी q यूनिट चार्ज है, ठीक है, और यहाँ हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आए Q नॉट, तो इस पॉइंट पे इसके ऊपर दो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, एक पॉइंट P पे स्थित चार्ज की वजह से, और दूसरा पॉइंट Q पे सिचुएटेड चार्ज की वजह से लगेगा ना। तो अगर हम निकालें फोर्स ऑन O, पॉइंट O ड्यू टू पॉइंट P, तो क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट K मतलब 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम निकालें फोर्स ऑन पॉइंट O ड्यू टू पॉइंट Q, तो क्या आएगा, कांस्टेंट 1/4πε0। ये भी चार्ज Q है और दूसरा चार्ज क्या है, Q नॉट है, और डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये दोनों चार्जेस बेटा बराबर नहीं है आपस में, बिल्कुल बराबर हैं, बस क्या है, डायरेक्शन चेंज है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे सर। तो इस पॉइंट पर नेट चार्ज क्या होगा, 0। ये न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट था, जिसने पढ़ा है उसको पता है, ठीक है सर। तो आपको एक चीज मिल गई कि इस पॉइंट पे देखिए सर, अगर अब ये सिमिलर सिचुएशन आप यहां अज्यूम करिए कि ये पूरी लाइन गई हुई है और ये उसका सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है, ये पॉइंट ओ सेंटर है। तो इस पॉइंट पे आप चार्ज रखे हो, तो इसके और इसके वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जितना इसको इधर रिपेल करेगा, मान लो इसको मैं ओ नाम दे दे रहा हूं, तो जितना ये जो फोर्स ए की वजह से लग रहा है वो ओ सी को रिपेल कर, जितना फोर्स ए की वजह से लग रहा है बेटा पॉइंट ओ पे, तो वो उसको ओसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स सीओ डायरेक्शन में लगेगा ना, चार्ज सी की वजह से, और दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो यानी कि इन दोनों चार्जेस की वजह से तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सिमिलर कंडीशन यहां हो जाएगी, यहां जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट बी की वजह से होगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट डी की वजह से होगा, तो नेट चार्ज इस पे 0 होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम कर देते, लेकिन सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, क्वेश्चन सर आया हुआ है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, फिगर बना देना, उसके बाद लिखना क्या मिल गया बेटा, गिवन दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मतलब जो चारों साइड्स हैं बेटा वो 10 सेंटीमीटर की ही हैं, ठीक है। चलो बेटा अब इसका डायगोनल निकाल ले बेटा, AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल लिया जाए। अब आपको पता है ये राइट एंगल होता है, स्क्वायर का एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल एबीसी होगा, इसकी साइड्स AB 10 है, BC 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप निकाल लो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि AC आ जाएगा आपका 10√2, ठीक है बेटा। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करोगे तो 2 टाइम्स 10 का स्क्वायर, फिर जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो अब आपको क्या मिल गया, AC की लेंथ मिल गई। AC की लेंथ बेटा क्या होगी, BD की लेंथ के बराबर होगी, बिल्कुल डायगोनल बराबर होंगे, ये आ गया 10√2 सेंटीमीटर। आ गया बेटा, कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सर एक बात बताइए, हम फोर्स फोर्स निकालेंगे नहीं, हम लोग बस कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, ये सेंटर पे है, सेंटर पे है ना, एक बात बताओ, जो AC है बेटा वो AO प्लस OC से मिलकर बना होगा, फिगर को एक बार फिर से देखो, ये सेंटर है AO OC, और AO और OC आपस में बराबर होंगे ना बेटा, बिल्कुल बराबर होंगे, क्यों सर, क्योंकि ये सेंटर है सर, तो डायगोनल को भी एकदम हाफ में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है सर। तो AO क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा हाफ ऑफ AC, और OC क्या होगा, वो भी होगा हाफ ऑफ AC, ठीक है सर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सर यहां से क्या हो गया, AC इज इक्वल टू 2 टाइम AO इज इक्वल टू 2 टाइम OC
सिंस AO इज इक्वल टू OC। क्यों होगा सर? आपको पता है जो आपका डायगोनल है वो बाइसेक्ट होता है सेंटर पे, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या है बेटा? 10√2 यही होती है। तो 2 टाइम्स AO कर लो। तो AO की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5√2। 2 से कैंसिल 5 आ जाएगा। AO और इज इक्वल टू OC। सिमिलरली OD और OB ये सारे 5√2 आ जाएंगे, क्योंकि लेंथ सबकी सिमिलर है बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको फोर्स निकालना है 4, ठीक है। अब 4 फोर्स निकालने हैं, तो अब मैं आपको एक बार रिवाइंड करता हूं, ठीक है। अब बेटा देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में आपको दिख रहा है, तो एक बात बताओ बेटा, पॉइंट ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से सेंटर पे जो चार्ज ओ है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा रिपल्सन का। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? उस फोर्स को हम कह दे रहे हैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। FOA यानी फोर्स फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। इसको मैं लिख दे रहा हूं। OA का मतलब क्या होता है? ऑन ओ ड्यू टू ए, ठीक है। और यहाँ पे जो काउंटर फोर्स है वो क्या होगा? FOC। FOC हो जाएगा ऑन ओ ड्यू टू सी, ठीक है। अब हम सिर्फ इसको कर दे रहे हैं, तो सिमिलरली वो अगला वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप FOA की वैल्यू निकाल लो बेटा। अब सर हम FOA की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज की फोर्स ऑन पॉइंट O ड्यू टू A, ठीक है। इसके लिए हम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम डायरेक्ट K लिख रहे हैं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं लिखने की। इसके बाद जो चार्ज Q1 है, मान लो 2 माइक्रोकूलम है बेटा, तो इसको लिख दो 2, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम। और यहां से क्या मिलेगा बेटा? सेंटर पे कितना चार्ज है? 1 माइक्रोकूलम। पूरा माइक्रोकूलम में मिल गया। और नीचे क्या है बेटा आपकी डिस्टेंस? 5√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी रहने दो। फोर्स OC क्या होगा? फोर्स ऑन पॉइंट O ड्यू टू पॉइंट C, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? K। और इसके बाद यहां पे भी क्या आ जाएगा बेटा? 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 5√2 का स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताओ, FOA और FOC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? विच मीन्स FOA इज इक्वल टू माइनस ऑफ FOC। तो इस पॉइंट पे अगर दोनों फोर्सेस को FOA इस पे लग रहा है और इस पे लग रहा है FOC, तो उसका नेट सम कितना हो रहा है बेटा? 0। यानी कि पॉइंट ए पे जो चार्ज है और पॉइंट सी पे जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट ओ पे जो नेट चार्ज लग रहा है वो कितना है? 0। सेम इधर भी अप्लाई होगा, डी पे और बी पे। बस चार्ज का फर्क है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम रखाएगा, यहाँ भी -5 माइक्रोकूलम रखाएगा। पर ये इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम यहाँ से क्या पा जाएंगे बेटा? हम पा जाएंगे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी इज इक्वल टू 0। Hence we can conclude that the charge placed at center experiences no force। ठीक है सर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व्स क्यों होती हैं, इनमें सडन ब्रेक्स क्यों नहीं हो सकते? एंड ऑल्सो वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर एट एनी पॉइंट। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस क्यों नहीं करती, हमें ये बताना है। तो सर सबसे पहले तो देख लो, आंसर ए का जो है ये क्यों नहीं हो सकता, इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो ये आपका बड़ा सा चार्ज है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आप ट्रेस कैसे करते हो? जैसे अगर आपने जब ये पहली बार बना था तो कैसे बना था? टेस्ट चार्ज की वजह से। अब सपोज करो बेटा कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा, बहुत छोटा सा Q0, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाएंगी, इसको पुश करेंगी, पुश करेंगी, पुश करेंगी। तो जैसे जैसे ये दूर होते जाएगा, वैसे वैसे इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कम होते जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वीक होती जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा ना कि चार्ज 1 सेकंड में यहां है और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा तो ये डायरेक्ट जंप करके यहां चला गया। ऐसा तो नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअस जाएगा।
पहले इस पॉइंट पे रहेगा, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ऐसे करते करते हर पॉइंट पे मूव करते हुए जाएगा। और जैसे जैसे जाएगा, यहाँ तेजी से उसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यहाँ धीरे लगेगा और धीरे लगेगा और धीरे लगेगा और धीरे लगेगा और धीरे लगेगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किसी चार्ज पे, वो कंटिन्यूअस लगता है। और जब फोर्स कंटिन्यूअस लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जब आप ट्रेसिंग करते हो तो वो भी एक कॉन्टिन्यूअस कर्व निकल के आता है। तो सर आप कह सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन में जो कंटिन्यूटी होती है, ये जो कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। बॉडी के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता रहता है। ठीक है सर, पहली चीज। दूसरी चीज कह रहा है कि सर एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आप जब भी टेंजेंट बनाते हो तो वो क्या दिखाता है, वो डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइंस कट कर दी, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी आपने पढ़ा ना कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन में जा सकती हैं, एक पॉइंट से दो डायरेक्शन से नहीं जा सकती, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस देम ईच अदर। ओके, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो एट अ सिंगल पॉइंट वी विल गेट टू डायरेक्शंस एंड इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा शो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को शो करती हैं। ठीक है, तो अगर आप एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रॉस करा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे दो अलग अलग है। और क्योंकि ये एक ही चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ध्यान से समझना इस बात को, कि सपोज करो कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक ही चार्ज की वजह से हैं, और वो चार्ज सपोज करो यहाँ पे है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी आर। तो एक बात बताओ, ई जो होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो एक ही आर के लिए तुम कहां से दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दो डायरेक्शन लेके आओगे? तो बेसिकली two field lines can never cross each other, because if they cross each other, then at that point where they cross each other will have two directions of electric field intensity, which is not possible. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब ये न्यूमेरिकल सीरीज चलेगी, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और बस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।